हेलो दोस्तों, तो अभी तक आपने इससे पहले कि आपने हिंदी की थ्योरेटिकल वीडियो देखी है जिसमें आप रिटन नोट्स जिसमें हमने आपको समझाया है हिंदी के बारे में। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। यूथ कंपटीशन बुक, ठीक है, 2023-24 के लिए वीडियो के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा। ठीक है, इसमें इस जो प्रैक्टिस सेट है ना, इस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, इसमें हम ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, इन सभी में से अभी तक जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 2390। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। देखो, ये चैप्टर के नाम होंगे जो एक एक दिन में ख़त्म किए जाएंगे, और हो सकता है एक एक दिन में 2 या 3 चैप्टर भी खत्म हो सकते हैं। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला वर्णक्रम, विराम चिन्ह देखेंगे। उसके बाद वर्तनी शुद्ध और संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में, विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में। उसके बाद हम आएंगे लिंग, वचन, काल और वाच्य के बारे में। उसके बाद कारक और परसर्ग देखेंगे। उसके बाद तत्सम, तद्भव, देश और विदेश शब्द देखेंगे। उसके बाद शब्द भंडार, शब्दार्थ देखेंगे, उपसर्ग देखेंगे और प्रत्यय देखेंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और संधि समास, वाक्य रचना, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, अपठित गद्य एवं पद्यांश, प्रश्नोत्तर, हिंदी भाषा व बोली व साहित्य देखेंगे। रचना व रचनाकार विधाएं देखेंगे। अनुवाद और विविध यानी मिसलिनियस क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन हो सकता है एक एक दिन में 2-2 चैप्टर या 3-3 चैप्टर खत्म हो। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी खत्म हो सके उतनी जल्दी खत्म करेंगे इसे। ठीक है, अब देखते हैं इसका कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हिंदी परिज्ञान व लेखन योग्यता से 50 प्रश्न होंगे, जिसकी जो 100 अंकों के होंगे। ठीक है, और सामान्य यानी कि रीजनिंग या तर्क शक्ति वाला होंगे 50 क्वेश्चन, जो भी होंगे 100 नंबर के। सामान्य जानकारी के भी 50 क्वेश्चन होंगे जो 100 नंबर के होंगे। टोटल अंकों की संख्या होगी 300 और जो सॉल्व करने होंगे 2 घंटे में। ठीक है, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और 150 के लिए होंगे 300 अंक। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर। तो ये सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ठीक है, अब वर्णमाला जैसे सब बड़ों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, और वह छोटी छोटी ध्वनि, छोटी छोटी यूनिट इकाई उसको ध्वनि कहते हैं। किसी समूह में सभी स्वर दीर्घ होते हैं, यानी किसी समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। तो कौन कौन से? ई, ए, देखो सभी स्वर दीर्घ हैं। देखो अब जो लघु स्वर होने कौन कौन से होते हैं, तो देखो आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया, ये सभी लघु स्वर आते हैं। अब देखो इनमें से जैसे कि यहाँ पर आ है, इसमें री है और इसमें भी आ है, अर्थात ये इन तीनों में लघु स्वर भी है। लेकिन पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ दीर्घ स्वर ही हैं। ठीक है, अतः हमारा ऑप्शन पहला नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किस समूह में बड़ों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन। किस समूह में बड़ों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? बड़ों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, तो के टी एम हमने अभी टिक बनाई थी, के टी और एम और 2 डी ओ। ठीक है, इसमें का वर्ग आता है, यानी का कबूतर वाला वर्ग। उसके बाद का खगा, चा छा जा, टा ठा डा, ता था दा, पापा माँ। ठीक है, तो अब के टी एम 2। तो अब हमें मूर्धा पूछा गया, यानी कि माँ वर्ग वाला पूछा गया है, यानी कि टा वर्ग जो भी आएगा। देखो टा ठा। ठीक है, तो इसमें बाकी सब में एक भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो टा ठा, ठीक है, ये जो मिल रहा है। उसके बाद सा और री। ठीक है, मूर्धा में री आता है। ठीक है, जो स्वर होता है। और शाह। ठीक है, अब इसको कैसे आप याद रखोगे? शाह, देखो जो सबसे पहले इस तरह का सा आता है, उसके बाद इस तरह का सा आता है, उसके बाद इस तरह का सा आता है। ठीक है, अब इनको
पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा तालु है कौन सा मूर्धा है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए देखो का वर्ग हटा दो, अब बचेगा के, इसको अगर हटा देंगे तो बचेगा TM2। तो देखो ये T हो गया, ये M हो गया और ये 2 हो गया, दा हो गया, ठीक है। तो TM2 सा शा शा, ठीक है। तो अब मूर्धन में कौन सा आएगा, शा, ये वाला सा आ जाएगा। तो अब देखो हमको री मिल गया था, सा भी मिल गया, टा और ठा ये भी दोनों मिल गए, तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। KTM2, उसके बाद ओष्ठ, ठीक है, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन या अलावा उष्म व्यंजन श हा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो बड़ा ई दीर्घ स्वर है, बड़ा आ भी दीर्घ स्वर है, आ ई है ना, ये लघु स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। देखो हर स्वर आ ई उ री और दीर्घ स्वर बड़ा आ बड़ी ई उ ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर भी होते हैं जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि ए हो गया, ए किसके मेल से बना है, ए आ और ई के मेल से बना है, ठीक है। और बड़ा ए आ और ई के मेल से बना है। अब ये देखो आ और ऊ के मेल से बना है, और बड़ा आ और आ प्लस ओ के मेल से बना है। तो ये क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। अब आते हैं सा। अभी हमने देखा था सा क्या है, मूर्धन्य है। फिर एक बार फिर से देख लो पहचानने के लिए। सबसे पहले आता है शा, उसके बाद आता है शा, उसके बाद आता है ई वाला शा, ठीक है। तो का को छोड़कर TM2 और ओष्ठ को छोड़ दो तो TM2, तो तावर्ग वाला आएगा शा, ठीक है। मूर्धन्य यानी तालव्य सा, और मूर्धन में इस तरह का सा बनेगा और दंत में इस तरह का सा बनेगा। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। उस व्यंजन शशा और तंत व्यंजन तावर्ग पर ला प्लस शा, ठीक है। अब देखो इन सब इसका क्या रोल है, ला, ठीक है। अभी तक हमने ये वाला देख लिया है, सा हमको पता लग गया, तावर्ग वाला पता लग गया, लेकिन अब ला कैसे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। ला दंत होगा, तालव्य व्यंजन चावर्ग और या और शा, ठीक है। इसकी कहते हैं या रा ला वा, ठीक है। तो हमें रा को भी छोड़ना है और वा को भी छोड़ना है, ठीक है। तो फिर जब या रा ला या को छोड़ देंगे, रा को छोड़ देंगे, वा को छोड़ देंगे, तो तालव्य होगा या और रा हो गया, जो ला हो गया दंत में, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा, तो ला अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य की बात की गई, यानी कि ऐसी चीज़ जो कंठ हो और तालव्य से मिलकर बनी हो, ठीक है। अब कंठ देखो, इसको संधि विच्छेद करते हैं, कंठ और तालव्य, ठीक है। अब कंठ और तालव्य इनमें से क्या हो सकता है, देखो इसका मतलब ये है कि हमें जो संयुक्त व्यंजन चाहिए, ठीक है, यानी कि ए हो सकता है, आई आओ हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में हम देखेंगे क्योंकि ये दोनों संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है। बाकी दोनों संयुक्त व्यंजन नहीं हैं। अब देखो इनमें से कंठ और तालव्य कैसे देखेंगे। अब जैसे कि आ है, आओ है, तो आओ किससे मतलब बना है, आओ मिलकर बना है आ और ओ से, ठीक है। उसके बाद आता है ए किसके मिलकर बना है, आ और ई से, ठीक है। तो देखो ये जो कंठ है और ये ओष्ठ है, ठीक है, और ये कंठ है और ये तालु है, तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आ और ई, ये कंठ है, आ कंठ है और ई तालु है, वही सेम प्रोसेस है, आ ई उ वाला सीन, ठीक है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार
विसर्ग का कार्य करता है, चंद्रबिंदु का कार्य करता है, पंचम वर्ड का कार्य करता है, स्वर का कार्य करता है। तो अनुस्वार पंचम वर्ड का कार्य करता है। अनुस्वार पंचम वर्ड का कार्य करता है। जैसे माँ का मेल कात से और भा का मेल भात का से भा तक किसी व्यंजन वर्ग में होने वाले माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाते हैं। अनुस्वार पंचम वर्ग का कार्य करता है, ठीक है। माँ का मेल का से भा तक, ठीक है, तक के किसी व्यंजन वर्ग में होने पर माँ उसी वर्ग के पंचम अक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक, निरनुनासिक स्वर, मौखिक स्वर या लुंठित वर्ग, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? जिन स्वरों का उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उनको कहते हैं अनुनासिक स्वर, और जिनकी हवा नाक से नहीं निकलती उनको कहते हैं निरनुनासिक स्वर, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंग, ठीक है, इंग इत्यादि, ठीक है। इनकी हवा जो नाक से निकल रही है। निरनुनासिक स्वरों में उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, नाक से नहीं, जैसे आ हो गया, बड़ा आ, ई, ठीक है। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर के बारे में पूछा गया है, नहीं है। तो ए है, ठीक है, ये वाला भी है और ओ भी है, अर्थात जो बड़ा ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ठीक है, इनमें से दंत वर्ण नहीं है, ठीक है। अब देखो दंत वर्ण कैसे, KTM 2, ठीक है, यानी ता था दा, ता है, ता था दा, धा ना। फिलहाल तो ता और ता था दा, ये सब तो दंत नहीं है। फाइट होगी ला और या में, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि दंत कौन सा होगा, ठीक है। तो दंत कौन सा होगा? दंत या नहीं होगा, दंत ला होगा, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ता था दादा ना और ला और शा ये दंत होते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीव के भाग के आधार पर तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर, तो विभ्रस्वर नहीं आएगा, ठीक है। ये जीव के आधार के भाग पर नहीं कार्य करता है। जीवा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। विभ्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, जैसे बड़ा आ हो गया। मुख द्वारा खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विभ्रस्वर, अर्धविभ्रत, अर्धसंवृत और संवृत, ठीक है। मुख द्वार के आधार पर 4 प्रकार के, ठीक है, और जीभ के आधार पर 3 प्रकार के, ठीक है। अब कैसे कैसे ये हम आपको कल बता चुके हैं वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो एक बार देख लें, क्योंकि वो वीडियो पूरी ट्रिक के आधार पर की गई है सॉल्व। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि ला है, ठीक है, बाकी सारी पार्श्विक ध्वनि नहीं है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग है KTM, का खा गड़ा च चना टा ठा, यानी कि मूर्धन्य, ठीक है, ठीक है। तो टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि में मूर्धन्य व्यंजन है। का वर्ग कंठ में, चा वर्ग तालव्य में और ता वर्ग दंत से। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर इनमें से छांटना है, तो ये भी हो गया दीर्घ स्वर है, और आ ई उ री ये सभी लघु स्वर हैं, जैसे आ हो गया, ई हो गया, आ ई उ और री, ठीक है। इसमें से देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत सा है, इसमें पूछा गया है दीर्घ स्वर है, तो आ भी दीर्घ स्वर है, ए भी दीर्घ स्वर है और ओ भी दीर्घ स्वर है, लेकिन जो उ है वो लघु स्वर है, ठीक है। लेकिन इन्होंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है ये भी देखते हैं। इन्होंने संयुक्त स्वर, जैसे कि संयुक्त स्वर ए है और ओ संयुक्त स्वर है, हर स्वर
ऊ है और बड़ा आ दीर्घ स्वर है। वैसे ये दोनों भी दीर्घ स्वर में आते हैं, लेकिन चलो ठीक है, अगर इन्होंने इस तरह से, चलो ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से नहीं, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं कहेंगे, आप उस पर टिक करेंगे, लेकिन किस तरह से टिक करेंगे, जैसे कि ए हो गया और ओ हो गया, ये सब संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर है। ठीक है, ऊ हो गया हर्ष स्वर और बड़ा आ हो गया दीर्घ स्वर, तो इसका सही आंसर बड़ा आ। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। चा छा जा झा वहाँ का उच्चार स्थान है के टी तो तालु। ठीक है, चा छा जा झा वहाँ तालु है। अब इसको इस तरह से भी देखेंगे, ई और ई। ठीक है, जैसे बड़ा छोटा बड़ा कंठ है, वैसे छोटी बड़ी तालु भी है। और ये वाला सा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और या इसमें अब बात तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको बहुत बारीकी से देखना होगा। ठीक है, जैसे दंत ला हो जाएगा, वैसे ही या तालु हो जाएगा। पृथ्वी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? पृथ्वी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है, तो दूसरा और चौथा वर्ग अल्प प्राण अल्प, देखो अब इसको कैसे याद रखना है, आ हो गया तो आ से एक बन गया, अब अल्प प्राण है तो 1 3 5, 1 3 5 को छोड़कर जो भी बचेगा वो सब महाप्राण हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है 2 और 4, तो 2 4 ही बचा है ना। ठीक है, इसके उसके बीच में 2 आएगा और 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण। ठीक है, ऐसे व्यंजन को बोलने से अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। पृथ्वी वर्ग का दूसरा और चौथा तथा समस्त उस वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं, जैसे खा हो गया, घा छा, ये सब। ठीक है, शा 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 हा, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सा 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 हा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल। तो संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या द्वैत ध्वनि। ये तो है संप्रच्छ ध्वनि है, ये है संप्रच्छ ध्वनि, दूसरा है युग्मक ध्वनि, तीसरा है संयुक्त ध्वनि, चौथा है द्वैत ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो ये है संप्रच्छ ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से संबल संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। सा और बा ध्वनियों के मध्य माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। ठीक है, सा और बा के मध्य, ठीक है, माँ ध्वनि संप्रक्त हुई है, तो इसे संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हिंदी भाषा में 8 स्वर की संख्या कितनी है? 8 स्वर की संख्या कितनी है? आ ई यू री यानी कि 4। ठीक है, हिंदी भाषा में 8 स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। वह स्वर जिनको सबसे कम समय से उच्चारित किया जाता है उसे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आ ई यू री। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा आ ई उ ए ऐ ओ औ। अगर अयुभाव को भी जोड़ लिया जाए तो ये 13 हो जाते हैं। लिपि यानी चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, बड़ समूह या बड़माला? तो बड़माला कहते हैं चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि को ही बड़ कहते हैं। बड़ों के क्रमबद्ध समूह को बड़माला कहते हैं और इनकी संख्या है 52। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ठीक है, दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। अब देखते हैं वो दो मात्राएं कौन सी हैं। अंग और आहा, इनका प्रयोग तो होता है लेकिन इनको स्वर में समावेश नहीं करते। अंग आहा ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है ना ही व्यंजन में। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं।
किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ठीक है, तालव्य के टी यानी कि चा छा जा झा ना, चा छा जा वहाँ, चा छा ना तो माँ, चा छा जा झा ना, ठीक है, चा छा जा जा वहाँ। तालव्य है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ठीक है, अब उच्चारण स्थान तालव्य चा छा जा झा, ठीक है, तो ये तालव्य है। ओके, देखो अब इसको देख लो, तो छोटा आ बड़ा आ ये सब का वर्ग में आएगा और छोटी बड़ी चा वर्ग में आएगा, ऋषि मूर्धन में आ जाएगा और ला शा ये ता वर्ग में आ जाएगा, पा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ पार्क वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, अब छोटा आ बड़ा आ हा और विसर्ग ये कंठ में आ जाएंगे। ठीक है, हमको ये ध्यान रखने होंगे। शुरुआत के जैसे कि ये देख लो, इस तरह से वर्ग बना लेते हैं, आ उसका ई उ ऋषि, उसके बाद ए आए ओ आओ। ठीक है, तो ये एक वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया और ये तीसरा वर्ग हो गया। तो ये दोनों के कंठ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ई। ठीक है, तो के टी ये तालब में आ जाएंगे, उ के टी एम। ठीक है, ऋषि है मूर्धन में आ जाएगा। इनको अभी छोड़ देते हैं ये इनको, और उसके बाद बचे हैं के टी एम 2 और ये दोनों आ जाएंगे के टी एम, ये दोनों आ जाएंगे ओष्ठ में। दंत में कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, दंत इसमें खाली रहेगा। तो कंठ में आ जाएंगे, तालब में आ जाएंगे, मूर्धन में आ जाएंगे और दंत में कोई नहीं आएगा। उसके बाद ओष्ठ में ऊ जहाँ पे दिखाई देता है वो ओष्ठ में आप कर दोगे, और छोटा ई बड़ा ई दिख जाए तो वहाँ पर तालब में कर दोगे, और शुरुआत का जो आ है बड़ा आ है वो कंठ में तो होगा ही। ठीक है, अब इसमें देख लो कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं, जैसे कि हा हो गया, हा हो गया और विसर्ग हो गया। ठीक है, ये दोनों ही कंठ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम आपको देख चुके थे के टी तालब में ई वाला सा आ जाएगा, के टी। ठीक है, और के टी के में मतलब कंठ में नहीं आएंगे कोई भी सा। के टी एम एम में ई वाला सा आ जाएगा, के टी एम और 2, और दा में यहाँ पर दंत तो नहीं है, लेकिन हाँ दंत में सा आ जाएगा ये वाला। दंत में अगर पूछा जाए तो दंत में ये वाला सा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आएगा, चलो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद ऋषि भी मूर्धन में है। ठीक है, ऋषि मूर्धन में, ये वाला शाह भी मूर्धन में। अब क्या बचा, हाँ ये सब हो गया। अब या, ठीक है, तो जब ये वाला या है तो यहाँ पर ये वाला या भी हो जाएगा, या रा। ठीक है, के टी एम यहाँ पर रा भी मूर्धन में हो जाएगा, ऋषि और रा दोनों ही मूर्धन में आ जाएंगे। ठीक है, के टी एम 2 दंत। ठीक है, दंत में ला भी आ जाएगा, के टी एम 2। ठीक है, दंत में ला आ जाएगा। चलो ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हुई होंगी। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है, उनको क्या कहते हैं, उनको अव्ययवाह कहते हैं। ठीक है, तो जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है उन्हें अव्ययवाह कहते हैं, जैसे कि अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अव्ययवाह कहलाते हैं। अव्ययवाह का अर्थ होता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ये स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग होती हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है।
ठीक है। एक होता है सघोष, दूसरा होता है अघोष। स्वर तत्वों के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों में के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे सघोष, और जिनमें यह झंकृत नहीं होती हैं वे होती हैं अघोष। सघोष में नाद का प्रयोग होता है, ठीक है, सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा और ये जो शासक, ये तीनों ही शाह हैं और सभी स्वर अघोष होते हैं। जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पाँचवा और यारला यानी उत्क्षिप्त अंतस्थ व्यंजन यरला हा और सघोष ध्वनियाँ होती हैं। जीवा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं, ऐसे उच्चारण स्थान क्या कहा जाता है? जीवा की नोक जीवा की जो नोक है जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के ऊपर सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण के स्थानों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे उच्चारण स्थानों को कहते हैं वर्तस्य। तो जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से से संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं, रोक देती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्तस्य कहते हैं। वर्तस्य व्यंजनों के अंतर्गत ना, शा, रा, ला आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखने लायक हैं। ना, शा, रा, ला ये सब आते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की बड़ ध्वनि नहीं है? तो ठीक है, देवनागरी लिपि की बड़ ध्वनि नहीं है। ठीक है, कंठ ध्वनि, मूर्धा, दंतोष्ठ, तो ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की बड़ ध्वनि नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की बड़ ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, दंत इत्यादि प्रकार के बड़ ध्वनि पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा को। ठीक है, सार्थक लघुत्तम इकाई तो शब्द कहते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि को मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं। जैसे आ, का, पा या ता इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं, किंतु कल, कब, तक, चल आदि ये शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता, और ये शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ठीक है, तो वो होता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो इत्यादि। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद, तो इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह से स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों को अलग किया जाता है। शब्दों में यह या वर्ण समूह में जिसमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप से लिखा जाता है, जैसे किताब, का धन, ई धन, ता धन, आ धन, बा धन, आ। ठीक है, इस तरह से किताब। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ। ठीक है, तो देखो कंठ तो हो गया, यानी कि दंतोष्ठ ये तो हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, अब कंठोष्ठ और कंठ तालव्य भी देखेंगे। ठीक है, ये सब कैसे बनेंगे? आ प्लस ई से, तो ये हो गया कंठ, ये हो गया तालु, तो क्या होगा? कंठ तालव्य। तो इसका सी आंसर सही होगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? खा दिखाई देता है या क्या दिखाई देता है? तो देखो चा, छा, खा, ज्ञा। ठीक है, देखो का के बाद हमको क्या दिखा? ये जो छा है किससे बनकर बना है? का प्लस सा से मिलकर बना है। ठीक है, का प्लस सा से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमको का जो छा है हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो इसके बाद छा दिखाई देता है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर डी होगा। एक ता प्लस रा बराबर त्रा, जा प्लस गुआ बराबर ज्ञा, गा प्लस रा बराबर स्रा के योग से बने हैं। हिंदी निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण जैसे कि अभी हम देख कर आए हैं KTM 2, ठीक है, तो दंत वर्ण पा तो नहीं है क्योंकि ये ओष्ट में आ जाएगा। KTM चा छा जजना टा ठक के TM टा आ जाएगा मूर्धन में, ठीक है। अब फाइट होगी सा और हा से, ठीक है। देखो TM 2, तो ये वाला सा नहीं, ये वाला सा, ये वाला सा और ये वाला सा, ठीक है। और हमको पूछा कि दंत वर्ण कौन सा है, तो ये वाला सा दंत वर्ण है, ठीक है। हा स्वर यांत्रिक यानी काकल या कंठ द्वारा उच्चारित होती हैं। ये हा जैसे कि अभी हमने बताया था के में, ठीक है, जैसे कि छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया और का वर्ग वाले हो गए, और ठीक है, और हो गया हा, और हो गया विसर्ग, ये सब कंठ में आएंगे। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण पा बा मा था, इनमें माँ अनुनासिक वर्ण है। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिक तथा मुंह से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण, ठीक है, ये जो ना एन वाले हैं वे अनुनासिक हैं। विकल्प पा से लेकर बा था वर्ण तीनों ही स्पर्श व्यंजन हैं। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है या तालव्य से होता है? तो 36वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखेंगे। तो ला सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ से, दंत से, ओष्ठ से या तालव्य से? जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि सा है दंत, ठीक है, तो ये दंत से हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से? इसका आंसर डी सही होगा, ये स्वतंत्र होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, वो है सघोष। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रयत्न उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों को व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती हैं वे सघोष और आघोष कहलाती हैं। सघोष या सघोष कहलाती हैं, घोष या सघोष। जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती वे आघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सारे वर्ण या ला वा हा घोष वर्ण है, यानी सघोष वर्ण है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं को समय लगता है उनको कहते हैं मूल स्वर। मूल स्वर तो नहीं कहते हैं। या हर्ष से 2 गुना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं गुरु स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर 2 मात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्राओं वाले स्वर। 2 मात्राओं के होने के कारण इनका उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में समय स्वर तंत्री में कंपन होती है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका स्थान क्या है? जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में समय स्वर तंत्री की कंपन होती है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में क्या उसका स्थान है? ठीक है, स्वर तंत्री में कंपन, ठीक है, तो बोलते हैं काकल्य। जिस व्यंजन में ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, जिनका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है, उसे काकल व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत हा व्यंजन आता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो प्लस स्वर, अर्ध स्वर, संयुक्त स्वर या द्वित स्वर? स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है, तो हर्ष स्वर, संयुक्त स्वर, प्लस स्वर, ठीक है, तो इनमें द्वित स्वर का वर्गीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर, ठीक है, तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, जैसे कि ई है, ऊ भी है, आ भी है, ओ, ठीक है, ये संयुक्त
स्वर संयुक्त दीर्घ स्वर है, लेकिन ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ, ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्वर ध्वनि और दूसरी होती है व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के, होता है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। इसे प्लुत को नहीं लिया गया है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो और जो व्यंजन के उच्चारण के सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध तथा बिना विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण के भीतर से आती है और हुई वायु मुख से निर्वात के रूप में निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ई, चा, छा, जा, झा, वां आदि का उच्चारण किससे होता है? ठीक है, तालव्य से होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं या अक्षर कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, ठीक है। निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर, ठीक है, जैसे कि जो ए हो गया, ऐ हो गया, ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत तो हैं, लेकिन ये संयुक्त दीर्घ हैं, ठीक है, मूल दीर्घ नहीं है। इसमें पूछा गया है दीर्घ स्वर, ठीक है। आ, ई, ये हर्ष स्वर हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, जैसे कि अभी हम पहले देख चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन यार अलावा, ठीक है, तो वह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा? अल्पप्राण पहले बताया था कि 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5 को छोड़ दो, बाकी सब अल्पप्राण है। जैसे कि का, खा, ये अल्पप्राण नहीं है। 1 मिनट, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ये अल्पप्राण नहीं है, इसमें छांटना कि कौन सा अल्पप्राण है। तो का, खा, गा, घा, ये भी नहीं है। का, खा, गा, ये भी 1, 3, 5 ये है। 1, 3 का, खा, गा, तो अर्थात 20 का आंसर सही हो जाएगा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण, ठीक है। अघोष या अघोष की बात नहीं की गई है, सघोष की बात की गई है, ठीक है। अघोष भी होते हैं जो 1 और 2 हो, सघोष भी होते हैं जो 3, 4, 5 हो, ठीक है। तो हमें चा, छा, जा, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण, ठीक है, तो उ ओष्ठ वर्ण है। अर्धविव्रत स्वर हैं, अर्धविव्रत, ठीक है, जिनमें देखते हैं। अब अर्धविव्रत को देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे। पहले हम अर्धविव्रत, अर्धसंव्रत और संव्रत, पहले इन तीनों को हम ठीक से आपको समझा देते हैं कि ये सब कैसे आपको पता करने हैं। विव्रत और अर्धसंव्रत, अर्धविव्रत और संव्रत, देखो हम इसमें छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटी ई, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक है। ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप, ठीक है। अब इनमें देखो विव्रत, ठीक है, इसको एक आ को हटा दो, ठीक है, ये है विव्रत, विव्रत और अर्धविव्रत, ठीक है। अर्धविव्रत तो छोटा आ, इसका छोटा आ हो गया, इसका ए हो गया, ठीक है, इसका अ हो गया। लेकिन अगर कुछ और तरीके से देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए और औ, ठीक है, इसका उठा लो, इसको उठा लो, ए और औ, यानी तीसरे वर्ग में दूसरा और चौथा, ठीक है, इसका दूसरा और चौथा अर्धसंव्रत में, और संव्रत में पहला, दूसरा, यानी कि ये जो संव्रत में ये तीनों ही चारों ही आ जाएंगे, ये पूरा ही संव्रत आ जाएंगे, संव्रत, यानी कि बी पूरा वर्ग संव्रत में आ जाएगा, ठीक है। अर्धसंव्रत में तीसरे वर्ग का दूसरा और चौथा, अर्धविव्रत में पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, इसका दूसरा और चौथा अर्धसंव्रत में पहला, दूसरा और चौथा, अर्धसंव्रत में तीसरे वर्ग का दूसरा और चौथा, अर्धविव्रत में तीसरे वर्ग का दूसरा और चौथा, अर्धसंव्रत में
देखो अर्धविभ्रत में देखते हैं कि पहला ए आ, उसके बाद जो तीसरा वर्ग का दूसरा यानी कि इसका एक, इसका दूसरा और इसका चौथा मतलब कि जो अर्धविभ्रत में एक को और ऐड कर दो और जो जो भी अर्धसंवृत में है वो सभी मिल जाएंगे। ठीक है, यानी अर्धविभ्रत और अर्धसंवृत। ठीक है, इनमें से जो अर्धसंवृत वाले अर्धविभ्रत में मिल जाएंगे, लेकिन अर्धविभ्रत वाले अर्धसंवृत में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बस हम आपको पहचान करवा रहे हैं, थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाएगी जिससे आपको आसानी छांटने में आसानी होगी। ठीक है, और अब विभ्रत में सिर्फ बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अर्धविभ्रत स्वर हैं। ठीक है, अर्धविभ्रत अभी हमने आपको बताया था कि जो समृद्ध वाले हैं अर्धसंवृत वाले हैं वो अर्धविभ्रत में आ जाएंगे, अर्धसंवृत वाले अर्धविभ्रत में आ जाएंगे। और अर्धसंवृत में कौन से आएंगे? अर्धसंवृत में जो तीसरा वर्ग है ना, जैसा ये वाला, इसका दूसरा और चौथा क्या हो गया? तो आए और आओ। ठीक है, आए और आओ। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे आए रहा है अर्धविभ्रत। ठीक है, तो हमें इसको ही टिक कर देंगे, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। जिन ध्वनि, अब पहले इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है उन्हें विभ्रत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है उन्हें अर्धविभ्रत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्धसंवृत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे संवृत कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो उनको कहते हैं निरानुनासिक। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो वे निरानुनासिक कहते हैं, जिससे इधर उधर, आप, अपना इत्यादि वृत्ताकार स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है। ठीक है, जैसे उ ऊ औ। ठीक है, संवृत, इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है, जैसे ई उ, यानी कि बी वाला पूरा, बी पर पूरा। अनुनासिक के स्वरों के उच्चारण में वायु या ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे गांव, दांत, आंगन इत्यादि। दृग का बड़ विच्छेद देखते हैं, दृग का। ठीक है, दा प्लस रा प्लस गा, दा प्लस रा प्लस गा प्लस आ। देखो पहली बात है दा प्लस री, उसके बाद गा प्लस आधा आ, तो इसका बड़ विच्छेद यही हो जाएगा, दृग का संधि विच्छेद, दृग का बड़ विच्छेद। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अंतस्थ और उष्म बड़ कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंज 4, उष्म व्यंज भी 4, दोनों मिलाकर 8, जैसे 11 लवा और शशहा। रा का विवरण है, रा है पार्श्विक ध्वनि या लुंठित ध्वनि? तो रा है एक लुंठित ध्वनि, वर्चस्व है, लुंठित है। रा सघोष है, अघोष है? पहली बात तो है कि रा सघोष है और अल्प प्राण भी है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। काकल्य वर्ण कौन से होते हैं? काकल्य वर्ण, जैसे कि काकल्य वर्ण हा होता है, हा काकल्य ध्वनि है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य ध्वनि व्यंजन ध्वनि कहते हैं। ये या अंतस्थ है व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। सा उस व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान दंत से है। और डा टा वर्ग पंचम अक्षर है, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। या का उच्चारण स्थान देखते हैं। ठीक है, यहाँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, दंत है, मूर्धा है या तालु है? तो इसका सही आंसर होगा तालु। या वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है। वर्णों के उच्चारण स्थान निम्नवत हैं, जो हम अभी तक देख चुके हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाले वर्ण हैं। ठीक है, महाप्राण में 2 और 4। ठीक है, इनमें 3 है, तो पहले हम 2 और 4 को देखते हैं। जैसे कि का खा, चा छा, ठीक है, टा ठा। ठीक है, का खा, चा छा, टा ठा, तो ए इसका सही हो जाएगा महाप्राण 61 का। ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो देखते हैं, का च तप, के टी एम, कच च तप। ठीक है, कच
त ट प ता था दा धा ता था दा धा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंठतालव्य कौन नहीं, कौन सा है कंठतालव्य? ठीक है, ए और आई कंठतालव्य हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि बताइए। देखो स्पर्श ध्वनि यानी का से लेकर आनी चाहिए, यानी कि ये 25 होती हैं, 25 में से इनमें होनी चाहिए स्पर्श ध्वनियाँ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कंठ तालव्य, कंठ तालव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कंठ तालव्य नहीं, कंठ कंठ ध्वनि यानी कि स्पर्श हो व का कंठ ध्वनि हो यानी का वर्ग में आती हो। आघोष हो यानी 1, 3, 5 के अंतर्गत आती हो। महाप्राण ध्वनि हो, ठीक है, महाप्राण ध्वनि अल्प प्राण ध्वनि यानी कि महाप्राण ध्वनि यानी कि 2 और 5 के अंतर्गत आती हो, 2 और 4 के अंतर्गत। ठीक है, तो का नहीं होगा। ठीक है, स्पर्श ध्वनि तो है लेकिन कंठ ध्वनि भी है, लेकिन आघोष नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। का खा ये स्पर्श ध्वनि है, ये भी स्पर्श ध्वनि है, तो पहले बात तो ये हमको हटा देते हैं, ये सभी स्पर्श ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कंठ ये कंठ में भी आएगी। ठीक है, ये भी कंठ में आएगी, ये भी हटा देते हैं। आघोष, ठीक है, आघोष के लिए 1 और 3, 5, ये 1 और 3, 5 में नहीं आएगा। का खा गा घा, ठीक है, का खा आघोष। ठीक है, यानी कि सुनो, अल्पप्राण महाप्राण, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है। 1 और 2 आघोष होगा और 3, 4, 5 सघोष होगा। ठीक है, हम थोड़ा इसको ही अल्प महाप्राण बना दिए थे जबकि गलत था। ठीक है, अल्पप्राण बना दिए थे, तो आघोष 1 और 2 होने चाहिए, तो खा है 1 और 2, तो अर्थात खा आंसर सही हो जाएगा। दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो है वाह, दंतोष्ठ ध्वनि है। बा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ ध्वनि है। या है तालु और फा है ओष्ठ और रा है मूर्धा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संप्रेक्षित ध्वनि या पारस्परिक ध्वनि? तो उसको कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर पूछा गया है, तो पहली बात है कि हमको मूल दीर्घ स्वर देखते हैं। तो आ ई उ री को छोड़ के जो बड़ा आ है वो दीर्घ स्वर में आ जाएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, या रा ला या अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में महाप्राण को व्यंजन कौन सा? महाप्राण के लिए 2 और 4 यानी कि ता ये नहीं होगा। पा फा बा भा मा, ठीक है, ता था दा ये नहीं होगा। पा फा बा भा मा ये भी नहीं होगा, तो सही इसका सही आंसर भा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण के अंतर्गत 1 और 2 आ जाएंगे। पा फा ये है, पा फा बा, ठीक है, ये नहीं है। का खा गा घा ये भी नहीं है। का खा गा ये भी नहीं है, अतः इसका सही आंसर पा हो जाएगा। निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है? कंठ वर्ग, तो कंठ वर्ग के लिए आ ये कंठ वर्ग है। पा फा बा भा मा व्यंजन कौन से अंतर्गत? KTM 2 ओष्ठ, ठीक है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण। तो इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन एक साथ जब मिलते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या कहलाते हैं? ये हर्ष, प्लुत और दीर्घ ये होते हैं स्वर। सघोष वर्ण कौन से होते हैं? सघोष, ठीक है, अघोष और सघोष। अघोष में 1 और 2 आते हैं और सघोष में 3 और 4 आते हैं, 3, 4, 5। तो पा फा हटा दो, पा फा बा, तथा दा ये भी नहीं है, सा ये भी नहीं है, तो सही आंसर बा हो जाएगा। उस व्यंजन कौन से होते हैं? तो उस व्यंजन शा शा शा, ठीक है, और हा ये सब उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन या ला हुआ। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से होते हैं? उस व्यंजन सा शा शा।
हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ 52, ठीक है, जिसमें द्विगुण व्यंजन ये वाले हैं, अयोग व अंगाहा, संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञान स्रा, उस व्यंजन सशाहा, अंतर यरलावा, पावर, ये सब देख चुके हैं। मध्य स्वर कहते हैं आ को, मध्य स्वर आ को कहते हैं। निम्न में कंठवर्ण है, यानी कि जो कंठवर्ण है आ, अंग, आ, ये सब कंठवर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रा प्लस मा का रूप है मृ, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मर। र म का मर हो जाता है। शेष इस प्रकार है, माँ प्लस जी बराबर मृ और माँ प्लस रा बराबर मृ। देखो जब भी अगर रा पहले जुड़े तो ये ऊपर उठेगा, जैसे कि हमने कभी सुना होगा, जैसे कि अगर आधा आता है ना रा, तो हम उसको ऊपर उठाते हैं, तो इसी तरह से हम देखेंगे। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। उ धन दा धन या धन आ धन ना धन आ, ठीक है। उद्धान देखो उ धन, इसको देखो कैसे करेंगे संयुक्त है, उ प्लस ता प्लस या प्लस आ, क्योंकि इसमें बड़ा लगा है, प्लस ना प्लस आ, इसमें से कहाँ पर करेंगे, इसमें दा पर लगेगा, या पर भी लगेगा, ये दोनों ही आधा आधा है, और इसमें ना पर भी लगेगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी, स्पर्श भी और संघर्षी भी है, ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी सा या जा, तो जा है जो स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। एक के उच्चार स्थान का नाम बताइए। कंठ तालु, ठीक है, ए का उच्चार स्थान है। शाह का उच्चार स्थान क्या है, शाह का उच्चार स्थान, ठीक है, अभी हमने आपको देखा था, बताया था तालव्य, तालु। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, महाप्राण ध्वनि के लिए 2 और 4 को छोड़ दो, बाकी सभी ध्वनियाँ अल्पप्राण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, तो महाप्राण नहीं है, तो का खा ये महाप्राण है, का खा गा घा ये भी महाप्राण है, चा छा जा ये अल्पप्राण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार स्वर है, ठीक है, तो ऊ देखते हैं, तो ऊ है पश्च समृद्ध, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा होता है, अघोष वर्ण जो अभी आपको बताया था 1 और 2 अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इनको देखते हैं, चा छा जा ये तो नहीं है, ठीक है, शा ये सा अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो भी स्वर होंगे ना सारे स्वर सघोष होते हैं। देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और सारे शा सघोष होते हैं, ये सारे सा अघोष होते हैं। बा का उच्चार स्थान क्या है, बा का उच्चार स्थान है दंतोष्ठ, वा का उच्चार स्थान दंतोष्ठ है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छा का क्रम का प्लस शा, ठीक है, या छात्रा नहीं, का प्लस खा नहीं, का, छा का क्रम का के क्रम के बाद आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। वाह व्यंजन है, ठीक है, वाह व्यंजन है, उष्म व्यंजन या रला हुआ अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा स्वर्ण कौन उष्म व्यंजन नहीं है, कौन उष्म व्यंजन नहीं है, उष्म व्यंजन तो नहीं है, तो वो शा या शा, ये तीनों ही सा उष्म व्यंजन के अंदर आएंगे, गा उष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, ठीक है, जा प्लस जा प्लस वहाँ से ज्ञा, ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, आ स्वर नहीं है, तो इसमें से जो ये है ना वहाँ ये स्वर नहीं है,
संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही है। तो फा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सी व्यंजन संघर्षी है? ठीक है, संघर्षी। तो छा, मा, हा या ठा, तो हा संघर्षी नहीं है। बाकी स से हा उष्ण व्यंजन है। संघर्षी है, हा संघर्षी है, श से हा उष्ण व्यंजन संघर्षी है। किस वर्ण को उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ और तालु, तो ए है कंठ और तालु में। निम्न से टा वर्ग में नहीं आएगा। टा, ठा, डा, ढा, ना। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, ना, ड़ा। तो था है वो टा वर्ग में नहीं आएगा। निम्न से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर की बात की गई है तो वो हो जाएगा ए, ऐ, ओ, औ। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण के लिए 3, 2 और 4। ठीक है, तो ये नहीं होगा। पा, चा, छा, जा, तो चा, छा, जा महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, महाप्राण के लिए ये तो अल्पप्राण हो जाएगा। का, खा, गा, घा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। घा चौथे में आएगा और ये महाप्राण हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक ला होता है। कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण। ठीक है, घोष मतलब सघोष। सघोष कौन सा होता है? जो 3, 4 और 5 के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो का हो गया, चा हो गया, खा हो गया, ये सब तो गा सघोष वर्ण आता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये सब सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।